ध्यान से, फिजिक्स सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक है और हमारा फेवरेट भी है। बात समझ में आ गया? फिजिक्स हमारा फेवरेट टॉपिक भी है, मजा आता है पढ़ने में पढ़ाने में, है ना? क्योंकि आपको पता नहीं है कि हम जो चल रहे हैं किस विधि से चल रहे हैं, ठीक है? हमारे आसपास की जो घटनाएं होती है, एक कहावत है ना बाबू, अगर आपको जादूगर बनना है तो केमिस्ट्री पढ़ो। समझ में आ गया? जादूगर बनना है तो केमिस्ट्री पढ़ो, अब वैज्ञानिक बनना है तो फिजिक्स पढ़ो। समझ में आ गया? नया नया एक्सपेरिमेंट करना है, देख लो अभी जितना टेक्नोलॉजी अभी देख रहे हो, अभी तो हवा में जो है वायुयान उड़ रहा है, किसके बदौलत? फिजिक्स के बदौलत। बात समझ में आ रहा है? तो इन्हीं सब के बदौलत से फिजिक्स, देखिए पंखा चल रहा है, फिजिक्स। समझ में आ रहा है? आप लोग को पढ़ाएंगे पंखा में क्या होता है बाबू, विद्युत मोटर, मोटर देख रहे हो घूम रहा है, क्यों घूम रहा है? चुंबकीय सिद्धांत पर घूम रहा है। ये सब सभी चीज फिजिक्स में जानोगे। हाँ, चुंबकने हैं, बिना चुंबक का तो हो ही नहीं सकता है। हाँ, बनाने के लिए भी सिखा देंगे, कैसे बनता है, उसमें कॉइल कैसे लगा जाता है, कुछ है का चुंबक है, चुंबक के बीच में पढ़ाएंगे सब चीज। फिजिक्स में ही तो फिर मजा वाला है। तो चलिए कुछ विज्ञान के बारे में जान लेते हैं, ठीक है? और विज्ञान और मापन से संबंधित इसमें कुछ कुछ राशियां के बारे में समझेंगे, और ज्यादा कुछ विशेष है नहीं। सबसे पहली बात बाबू, विज्ञान क्या कहते हैं? देखिए विशेष ज्ञान को विज्ञान कहते हैं, वो छोटा बचपन में हम लोग सीखे थे। विशेष ज्ञान को क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। लेकिन यहाँ पर विज्ञान का अर्थ जो है, वैसा तरीका जिसमें वैज्ञानिक विधि से हम आंसर को निकालते हैं, ठीक है? और तब उसका विश्लेषण करते हैं। बात समझ में आ गया? क्या कहता है कि सावधानी पूर्वक तरीके से और प्रयोगों द्वारा और परीक्षकों द्वारा जो प्राप्त ज्ञान होता है, उसे ही क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। अच्छे तरीका से प्रयोग कर लिए, जैसे मान के चलिए हम लिखे हैं 2+2, जरा समझते हैं 2+2 कितना होता है? 4 होता है, आपको पता है, लेकिन प्रूव करके हम दिखा के कि सच में 4 होता है, वही हो गया बाबू आपका साइंस, विज्ञान, ठीक है? क्योंकि आपको पता है विज्ञान में कुछ भी चीजें हैं तो वो प्रूव है, अवास्तविक कुछ भी नहीं है, हर चीज क्या है? वास्तविक है। और सावधानी पूर्वक तरीके से प्राप्त किया गया ज्ञान, उसको प्रेक्षण के द्वारा सिद्ध करके तभी उसी आधार पर जो ज्ञान प्राप्त होता है, उसी को क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। अब विज्ञान की दो मुख्य शाखा है बाबू। विज्ञान की मुख्य शाखा एक भौतिकी हो गया, एक जीव विज्ञान हो गया। जीव विज्ञान जो हम लोग कल के क्लास में पढ़ रहे थे, बायोलॉजी, और भौतिकी विज्ञान। भौतिकी विज्ञान के अंतर्गत दो विज्ञान आता है, एक आपका बाबू आएगा रसायन शास्त्र, एक क्या आएगा? रसायन शास्त्र, एक आएगा भौतिकी, दो ही आ गया, एक भौतिकी आएगा, एक रसायन शास्त्र आएगा। तो भौतिकी विज्ञान के अंतर्गत दो आता है, रसायन और भौतिकी, जबकि जीव विज्ञान के अंतर्गत भी दो आता है, एक प्राणी विज्ञान, एक वनस्पति विज्ञान। कहिएगा सर प्राणी विज्ञान क्या? एनिमल, और वनस्पति क्या? प्लांट। दो चीज पढ़ रहे थे ना हम लोग बायोलॉजी में, बायोलॉजी में दो दो चीज को लेकर जा रहे थे ना, एक एनिमल एक प्लांट। टिश्यू भी पढ़े तो एनिमल के भी टिश्यू पढ़े, प्लांट टिश्यू भी पढ़े, सेल भी पढ़े थे तो एनिमल सेल पढ़े थे, प्लांट सेल पढ़े थे। पढ़ रहे थे कि नहीं पढ़ रहे थे? तो दो उधर हो गया। फिजिक्स में भी दो, एक भौतिकी और एक केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री भी पढ़ेंगे हम लोग आगे, अभी हम लोग किस पे पढ़ रहे हैं? फिजिक्स पे पढ़ रहे हैं। किसी को कोई दिक्कत? तो विज्ञान की दो मुख्य शाखा, एक भौतिकी अभिज्ञान और एक जीव विज्ञान। चले भौतिकी विज्ञान क्या होता है? कहता है कि भौतिक विज्ञान का संबंध निजी पदार्थ, यानी जो हमारे आसपास की चीज की जो पदार्थें हैं और उसके संबंध और उसके घटनाओं से होता है। अब आपको पता है कोई भी पदार्थ है, जैसे मान के चलिए हवा, हवा में धूलकण मौजूद है, या फिर कोई हम पदार्थ ले लेते हैं, ये कलम, या आखिर ये कलम किन किन पदार्थों से मिलकर के बना है, तो ये सब भौतिक फिजिक्स में हम लोग इसका अध्ययन करते हैं, विश्लेषण करते हैं। अब जीव विज्ञान का बात करेंगे तो जीव विज्ञान का संबंध सजीव पदार्थ से है। जीव विज्ञान का संबंध किससे होगा? सजीव पदार्थ से है, जबकि फिजिक्स में तो निर्जीव को भी तो लिया गया है। बस समझ में आ गया? जीव विज्ञान का संबंध सजीव पदार्थ और उससे संबंधित घटनाओं से है। अब देखिए भौतिक विज्ञान की दो शाखाएं, ये देख रहे हो भौतिक विज्ञान की दो शाखाएं, कौन? एक बाबू भौतिकी है और एक रसायन, जो भी बताएं। भौतिकी विज्ञान की कितनी? दो शाखाएं, भौतिकी और एक रसायन, ठीक है? ये सब परिचय है, थोड़ा बहुत जानिए। इसमें विज्ञान में दिया है, फर्स्ट लेसन में पूछ देता है कि भौतिकी विज्ञान के कितने भाग है, तो क्या कहिएगा? कहिएगा ना दो, एक भौतिकी विज्ञान, एक रसायन विज्ञान। जीव विज्ञान के कितने भाग है, तो कहना है ना वहां पर सर दो भाग है, एक प्राणी विज्ञान, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ, एक प्राणी विज्ञान और एक वनस्पति विज्ञान। तो देखिए पेड़ पौधे से संबंधित वनस्पति विज्ञान कहलाता है, जीव जंतुओं से संबंधित प्राणी विज्ञान कहलाता है। क्या इतना दूर का टॉपिक क्लियर है? तो विज्ञान किसे कहते हैं? सावधानी पूर्वक और प्रेक्षण विधि से प्राप्त ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। विज्ञान, देखिए विज्ञान का जो है कितना शाखाएं हैं? दो शाखाएं हैं, एक फिजिक्स, एक बायोलॉजी, यानी भौतिकी और जीव विज्ञान। भौतिकी विज्ञान की भी दो शाखा। अब देखिए भौतिकी में हम निजी पदार्थों का अध्ययन करते हैं,
भौतिकी विज्ञान दो भागों में बटा है, कौन कौन? रसायन और भौतिकी। भौतिकी खुद भौतिकी और रसायन। अब देखिए जीव विज्ञान भी दो भागों में बटा है, कौन कौन? वनस्पति और प्राणी विज्ञान। जीव विज्ञान में किसका अध्ययन करते हैं? तो सभी सजीवों का अध्ययन करते हैं। प्राणी विज्ञान में जीव जंतु का, वनली जीव जंतु। वनस्पति विज्ञान में पेड़ पौधे का। किसी को कोई दिक्कत? इतना दूर है बस, इससे तो समझ में ही आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट समझते हैं हम लोग। अब कहता है कि वैज्ञानिक विधि के 5 प्रमुख अंग कौन कौन सा है। अब वैज्ञानिक विधि से जो हम लोग विज्ञान को पढ़ते हैं तो उसका प्रमुख जो अंग है, उससे जो प्राप्त परिणाम होता है कौन कौन सा है। तो सबसे पहली बात, घटनाओं का सावधानी पूर्वक परीक्षण किया जाता है। परीक्षण का मतलब है निरीक्षण। आखिर जैसे कौन सा कैलकुलेशन हो रहा है, जैसे हम लोग मान के चले चुंबक पर ही मोटर मोटर बना रहे हैं चुंबक विधि से, तो उसको ध्यान से देखा जाता है, क्योंकि थोड़ा सा भी गलती बर्बाद कर देगा। बात समझ में आ रहा है? तो सावधानी पूर्वक तरीके से, ये सावधानी का मतलब समझ में आ रहा है, बहुत ही होशियारी तरीका से उसको काम किया जाता है। अब कल का ही घटना बता देते हैं। वो बीच वाला पंखा था, इस तुम लोग के बैच का पंखा लगाया था, बिजली मिस्त्री दिया था वायरिंग करके, और जब पंखा में लाइन दिए तो उल्टा घूम रहा था। तो हम लोग दिमाग लगाए भैया बात क्या है। तो देखो इसमें तो बाबू ये तुम्हारा बिजली वाला थोड़ी ना प्लस माइनस से मतलब, वो कहीं लगा तो कोई दिक्कत नहीं है, उल्टा घूम रहा था जब भी लगा रहे थे। तो हमको समझ में आ गया कि अंदर से कुछ ना कुछ फॉल्ट है। तो फिर वहां पर गए तो बोला कि ले जाइएगा बाद में। तो देखा सावधानी पूर्वक नहीं किया, कर दिया गड़बड़। तो हमेशा सावधानी पूर्वक तरीके से किया जाता है। यहाँ पर समझ में आ गया। फिर इसके बाद संभावित कारणों का अनुमान लगाना, यानी जो संभावित कारण है कि ये करेंगे तो ये होगा, उसका अनुमान लगाना। इसके बाद परीक्षण और प्रयोग द्वारा उनकी है ना, उन कारणों, कर लिखा हुआ कारणों होगा, उन कारणों की क्या करना बाबू? जांच करना। यानी परीक्षण, परीक्षण का मतलब होता है एक्सपेरिमेंट, प्रयोग। जैसे एक बात बताइए, आपको पता है, आप लोग मैथ में ही पढ़े, मैथ का ही बात थोड़ा कर देते हैं। आप लोग मैथ में a प्लस बी का होल स्क्वायर पढ़े हो, a का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab। हम इसको तो प्रूव करने के लिए भी तो बताए हैं, a क्यूब प्लस बी क्यूब का प्रूव करने के लिए भी बताए। तो प्रयोग, कोई भी काम करते हैं तो क्या करते हैं, उस पर प्रयोग करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, और एक्सपेरिमेंट विधि से तब हम उसका कैलकुलेशन देते हैं। बात समझ में आ गया। इसके बाद जांच के आधार पर किसी निष्कर्ष पर पहुंचना। हम जांच कर लेंगे तब ये कोई बात बताएंगे, बिना जांच कर ले बोल देंगे अब कोई केमिकल फॉर्मूला हम रिएक्शन करवा रहे हैं, या फिजिक्स का कोई रूल लगा रहे हैं, ठीक है, फिजिक्स का कोई रूल लगा रहे हैं और जांच किए ही नहीं, हम बोल देंगे कि इसका अर्थ ये निकलेगा। नहीं, वैज्ञानिक विधि वो नहीं हुआ बाबू। वैज्ञानिक विधि में क्या किया जाता है? पहले जांच किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, इसके बाद कोई निष्कर्ष निकाला जाता है। बात समझ में आ रहा है? चलिए आगे देखते हैं। आवश्यकता अनुसार विचारों और सोच में परिवर्तन करना। अब जरूरत होगा तो उस अपना सोच और विचार में परिवर्तन कर सकते हैं। ये वैज्ञानिक विधि के 5 मुख्य अंग है, इसको याद रखिएगा आप लोग। चलिए आगे समझते हैं। कहता है कि विज्ञान एक निरंतर चलने वाली मानवीय प्रक्रिया। आप ही को पता, बताइए। हम लोग पहले जो प्राचीन काल में देखिए विज्ञान उतना पॉसिबल था, पहले हल बैल से चलते थे, फिर क्या आ गया? ट्रैक्टर। ट्रैक्टर के बाद स्कॉर्पियो, मारुति, सब देखो धीरे 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 धीरे, अब तो हवाई जहाज, इतना उड़ने वाला सब जहाज आ गया है। तो विज्ञान क्या है? एक मानवीय प्रक्रिया है जो हमेशा चलती रहती है, मानव के ही द्वारा ना बनाया जाता है, कोई थोड़ी ना भगवान आकर के बना दिया है। सर जितना भी चीज देख रहे हो वो विज्ञान की देन है। पंखा पहले था नहीं था, आज से तुम प्राचीन काल में जाओगे तो राजा महाराजाओं का शासन हुआ करता था। तो राजा जहाँ पर बैठता था गद्दी में, तो एगो एगो यहाँ पर, एगो यहाँ पर एक बड़का पंखा ऐसे डुलाते रहता था। देखे हो तो लोग मूवी सब में देखा होगा, जो राजा महाराजा के मुंह में पीछे बैठा रहता है, कैसे डुलाते रहता था। बताइए, उसको वही जॉब भी मिला, उसके लिए उसको सैलरी भी मिल देता था। अब बेचारा पंखा जिस जब से आया, वैज्ञानिक आया, पंखा का आविष्कार किया, उसका जॉब चला गया। समझ में आ रहा है? तो विज्ञान का ये सब देन है। अभी हम लोग एक जगह से दूसरी जगह जो इतना जल्दी ट्रेवल कर पाते हैं, किसका देन है? विज्ञान का देन है। देखते हो आजकल इतनी इतनी फास्ट गाड़ियां आ गई है। हाँ, बुलेट ट्रेन तुरंत पहुंचा देता है। समझ में आ गया। पहले था साइकिल था, है ना, साइकिल, साइकिल से जाते थे, अब फिर बाइक, फिर अब देखो कितना इतना वाहन आ गया जो तुरंत पहुंचा देता है। तो सब किसकी देन है बाबू? विज्ञान की देन है, थोड़ी ना भगवान आकर के बनाया। विज्ञान तो भगवान में इंटरेस्ट ही नहीं रखता, भगवान को मानता ही नहीं है। सीधा कहता हम लोग अपना प्रयोग से जो भी करते हैं, अपना एक्सपेरिमेंट करते हैं, भगवान का कुछ भी नहीं हिस्सेदारी है। और वास्तविक सही भी है बाबू, पर्यावरण के जितने भी अंग है सभी मानव ने बनाए हैं, भगवान ने नहीं बनाया।
चलिए इस सब पे बाद में टिप्पणी करेंगे, समझ में आ गया। तो क्लियर है, वैज्ञानिक विधि का 5 प्रमुख अंग। विज्ञान एक निरंतर चलने वाली क्या है बाबू, मानवीय प्रक्रिया है, जिसमें मानव क्या करता है, कोई चीज का उत्पादन करता है वैज्ञानिक विधि से, और वो हमेशा चलते रहता है। क्या अभी विज्ञान इतना तक ही सिमट जाएगा, हो गया वैज्ञानिक इतना तक ही रुकेगा? आगे आने वाले में हमको लगता है कहीं ऐसा हवाई जहाज का आविष्कार ना कर दे जो पानी से चलेगा। कुछ भी हो सकता है, विज्ञान में कुछ कहा नहीं जा सकता है। क्योंकि आपको पता है जो रोड है ना, रोड हमारा कंक्रीट का देख रहे हो रोड, वो रोड ठीक होता है, उससे रोड बनाया जाने लगा है। बताइए तो क्या नहीं किया है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। क्लियर है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इतना दूर सभी को क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, मापन। अब मापन का मतलब होता है मेजरमेंट। कोई भी चीज को मापने के लिए एक मात्रक की जरूरी होती है बाबू। जैसे हम बात करेंगे, ये जो पैनल है कितना मीटर है, मीटर में मापते हैं, मीटर इज मात्रक। मीटर को क्या कहते हैं, मात्रक कहते हैं। जैसे हमारा ये कमरा हॉल कितना बड़ा है, तो हम लोग कोई ना कोई एक तो स्पेसिफिक स्केल का उपयोग करते हैं ना जी मापने के लिए, टेप का ही उपयोग किए या फिर फीता का उपयोग किए या कुछ भी चीज का उपयोग करते हैं, उसी को क्या कहते हैं, मात्रक कहते हैं। जैसे देखिए लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर। क्या होता है, मीटर। अगर आप कोई चीज को वजन को मापिएगा तो वजन का मात्रक क्या होता है, ग्राम। ग्राम में मापते हैं बेसिकली, है ना। टाइम का मापक, टाइम को जो किसमें मापते हैं, सेकंड में मापते हैं। समझ में आ गया था, वही उसका मात्रक कहलाता है। तो मापन समझते हैं यहाँ पर। कहता है कि विज्ञान मापन पर ही आधारित है। बात सही है, विज्ञान में हम लोग कुछ भी करते हैं तो माप उप करके करते हैं। देख रहे हो खिड़की लगल है, पूरा A to Z माप करके बनाया गया है, अपने मन से गए बैठा दिए, दिक्कत हो जाएगा। तो हर चीज एक सिस्टमेटिक ढंग से स्केल से माप करके हर चीज किया जाता है, तभी वो विज्ञान होता है। बात समझ में आ रहा है। आधारित होता है, किसी भी राशि का माप के लिए कुछ मानक मात्रक की आवश्यकता होती है, और इसी मानक माप को क्या कहते हैं, मात्रक कहते हैं। कहने का मतलब हो गया, कोई भी चीज को मापने के लिए एक मानक स्टैंडर्ड चीजों की जरूरत होती है, और उसी को क्या कहते हैं, मात्रक कहते हैं। जैसे लंबाई मापते हैं तो मीटर में मापते हैं, तो मीटर क्या हो गया, मात्रक हो गया। क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, किसी राशि का परिणाम उसके मात्रक के साथ तुलना करके किया जा सकता है। कोई भी राशि हो, जैसे 10 मीटर का है, जैसे 10 मीटर का कोई लकड़ी है, उसका परिणाम उसके मीटर के साथ करेंगे तो गुना कर देंगे, मीटर से इतना मीटर का हो जाएगा। तो सीधा समझिए कि किसी राशि का जो परिणाम निकालते उसके मात्रक के साथ तुलना करके ज्ञात किया जा सकता है। तो मापन समझ में आ गया, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। विज्ञान समझ लिए, वैज्ञानिक विधि का 5 मुख्य अंग समझे, मापन समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं अब हम लोग। अब देखिए भौतिक राशियां, है ना। भौतिक राशियां समझते हैं। कहता है कि भौतिकी के नियमों को जिन पदों में व्यक्त किया जाता है। अब देखिए हम लोग चूंकि पढ़ रहे हैं फिजिक्स, भौतिकी, अब इसमें कुछ नियम भी होगा, भौतिक में नियम भी होगा। तो भौतिक के नियम को जिन पदों में व्यक्त किया जाता है उसे भौतिक राशियां कहते हैं। जैसे लंबाई, द्रव्यमान, समय। लंबाई मापेंगे तो यही क्या हो गया, भौतिक राशियां हो गया। द्रव्यमान का मतलब होता है वजन। अब यहाँ पर हम लोग फिजिक्स में वजन केजी नहीं कहेंगे, द्रव्यमान कहेंगे। जैसे कहेंगे कि इस वस्तु का या उस लड़का का द्रव्यमान कितना होगा, इतना केजी। समझ में आएगा, द्रव्यमान बोलते हैं, ठीक है। इसका समय, बल, ऊर्जा, वेग, बल कितना यूनिट बल लग रहा है, कितना जो है ऊर्जा का खपत हो रहा है, कितना जूल ऊर्जा खपत हो रहा है। तो ये सब चीजों को हम लोग क्या कहते हैं, भौतिक राशियां कहते हैं, ठीक है, जैसे इत्यादि। अब कहता है भौतिक राशियां दो प्रकार की होती है, आधारी राशियां और व्युत्पन्न राशियां। तो आधारी राशियां कौन कौन सी होती है और क्या होता है, व्युत्पन्न राशियां कौन कौन सी होती है, क्या होता है, इसका आगे देख लेते हैं। यहाँ पर कहता है कि आधारी राशि क्या होता है, जरा समझिएगा। अब आधारी राशि वह राशि होती है जिन्हें स्वतंत्र माना जाता है। सबसे पहली बात क्या होता है कि वो जिन्हें स्वतंत्र रूप से स्वतंत्र माना जाता है, जैसे लंबाई, द्रव्यमान, समय इत्यादि वास्तव में आधारी राशि है, ठीक है, आधारी राशि है। और ये आधारी राशि कितने हैं होते हैं, 7 गो होता है। आगे अभी आएगा बताएंगे आधारी राशि 7 गो कौन कौन है। और ये आधारी राशि स्वतंत्र माना जाता है। लंबाई, अब देखो लंबाई को मापना है तो मीटर में मापेंगे। इन सब राशियों को क्या किया जाता है, स्वतंत्र माना जाता है। तो आधारी राशि 7 है, आगे देखेंगे। अब व्युत्पन्न राशि के बारे में समझ लीजिए, वे राशियां जो आधारी राशि के पदों में व्यक्त किया जाता है। जैसे देखिए क्षेत्रफल निकालना है तो क्या करिएगा, मीटर। तो लंबाई का क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल किसका हो जाएगा, लंबाई का।
अगर द्रव्यमान निकालना है तो द्रव्यमान से क्या निकलता है, आयतन निकलता है। बात समझ में आ रहा है। अगर समय से करिएगा तो समय से कार्य निकलेगा या बल निकलेगा, इस तरह से। तो सीधा समझिए कि वे राशि जो आधारी राशि के पदों में व्यक्त किया जाता है, यानी इनके पद में व्यक्त किया जाता है। जैसे लंबाई का, तो लंबाई से हम लोग क्या निकाल लेंगे, क्षेत्रफल निकालेंगे। तो इन्हीं के पदों में व्यक्त किया जाता है, उसे व्युत्पन्न राशियां कहते हैं। देखो परिभाषा यहाँ पर थोड़ा पेचीदा उल्टा पुल्टा है, बस याद रख लीजिएगा, है ना, कि व्युत्पन्न राशियां क्या होती है, जिन्हें आधारी राशि के पदों में व्यक्त किया जाता है। आधारी राशि स्वतंत्र होता है, जैसे लंबाई, द्रव्यमान, है ना, ये सब होता है, बल होता है, जबकि ये सब क्या हो गया, व्युत्पन्न राशियां, क्षेत्रफल, कार्य, ऊर्जा, ये सब हो गया। क्लियर है यहाँ तक, और इसमें ज्यादा कुछ विशेष नहीं है। चलिए मजा देखो, फिजिक्स में मजा आएगा लेसन 2 से। इसमें तो विज्ञान और मापन दिया है, इसमें विशेष कुछ है नहीं, लेकिन क्वेश्चन पूछता है, इससे भी ऑब्जेक्टिव रहता है, सब्जेक्टिव भी रहता है। तो जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी नहीं है, 4-5 तो क्वेश्चन है इस चैप्टर में, है ना, तो इसको जल्दी से खत्म करें। मानकों की अंतरराष्ट्रीय पद्धति, जिसको हम लोग कहते हैं एसआई मात्रक। क्या कहते हैं, एसआई मात्रक। ये इंपॉर्टेंट है, बस यही टॉपिक इंपॉर्टेंट है। इसमें हमको जो अच्छा लगा, एसआई मात्रक। एसआई मात्रक क्या होता है, एसआई का मतलब होता है ना, लिखा हुआ है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, इसको हम समझा देते हैं। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या होता है, देखिए हर चीज को मापने के लिए एक उसका स्पेसिफिक मात्रक होता है। कल के ही क्लास में बताए थे, जैसे लंबाई को मापना है तो बाबू उसका मात्रक क्या हो गया, मीटर। लंबाई को मापना है तो मीटर, नॉट ग्राम। ग्राम इसमें क्या मापा जाता है बाबू, तो वजन को मापा जाता है। अगर वजन मापिएगा तो उसका मात्रक क्या होता है, ग्राम। उसका मात्रक क्या होता है, ग्राम। तो एक बात बताओ, तुम जो भारत में माप रहे हो, भारत में जो लंबाई माप रहे हैं, क्या वही माप विदेश में भी काम करता है। हम यहाँ पर दूरी माप रहे हैं, लंबाई में दूरी माप रहे हैं मीटर में, तो क्या विदेशों में भी दूरी मीटर में मापा जाता है। तो वैसा टेक्निक जो हर जगह काम करे, वही एसआई मात्रक कहलाता है। जैसे लंबाई का एसआई मात्रक क्या है, मीटर है, तो हम लोग मीटर में नापेंगे तो विदेशों में मीटर से नापेगा, हर जगह उसी को कहते हैं एसआई यूनिट्स, यानी एक ऐसा यूनिट्स जो सब जगह काम करेगा। बात समझ में आ गया, सब जगह। तो वही एसआई यूनिट, एसआई यूनिट और फालतू कुछ भी नहीं है बाबू, सीधा दिमाग में रखो कि वैसा यूनिट यानी मापने का वह वैसा मात्रक जो सब जगह काम करता है, विदेशों में, हमारे देश में भी, हर जगह। नहीं तो पता चलेगा हम लंबाई को फुट में माप रहे हैं, वो लोग मीटर में मापते हैं ना जी, फुटों में तो मापते हैं ना, मापते हैं ना। लंबाई को थोड़ा लंबा है तो फुट में माप लेते हैं, गज में माप लेते हैं, इंची में मापते हैं। तो क्या वो लोग भी गज इंची में नहीं, वो लोग कहा कि नहीं देखो भाई, लंबाई को हमेशा मीटर में मापिएगा, यही एक मात्रक है, इसको मीटर में माप सकते हैं। हालांकि गज फुट में भी हम लोग छोटा छोटा दूरी को मापते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है, नो डाउट। लेकिन जो इंटरनेशनल यूनिट्स है वो क्या है, लंबाई का मापने का यूनिट्स क्या है, मीटर में ही है। तो वैसा यूनिट्स, वैसा सिस्टम या वैसा मात्रक जो हर देश या हर कोई फॉलो करता है, उसे ही इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स कहा जाता है, यानी एसआई मात्रक कहा जाता है। अगर हम वजन का एसआई मात्रक कहेंगे या द्रव्यमान का एसआई मात्रक कहेंगे तो क्या कहोगे सर, ग्राम। ग्राम क्या है, एसआई मात्रक है। बात समझ में आ गया। आगे अभी और चर्चा करेंगे एसआई मात्रक किसका क्या एसआई मात्रक है। चलिए इसमें कुछ बातें समझ लेते हैं, ऑब्जेक्टिव के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है कि अक्टूबर 1960 में, है ना, पेरिस के निकट सेवरे नामक एक स्थान था, जहां पर एक जो है क्या हुआ, माप तोल का, यानी नाप तोल हो रहा था। तो एक सम्मेलन हुआ, कहा कि देखिए देखिए माप तोल कर रहे थे, एक और नया यूनिट जोड़िए। कौन सा यूनिट जोड़िए, मोल को जोड़िए। क्या जोड़िए, मोल को जोड़िए। पहले से कितना था बाबू, पहले से इसमें जो है 6 यूनिट पहले से था। देखो 6 आधारी मात्रक पहले से था, इसमें एक और यूनिट जोड़ा गया, मोल को। तो क्वेश्चन पूछेगा कि मोल को कब जोड़ा गया, तो 1960 में। पहले से कितना था, 6 मात्रक था पहले से, एक लास्ट 7वां को मोल को जोड़ा गया। क्लियर है। जैसे देखिए मोल भी मापने का है, जैसे आप लंबाई को मीटर में मापते हो ना जी, तो मोल को भी मोल जी भी क्या है, एक मात्रक। बात समझ में आ गया, ये 7वां मात्रक है। आगे बढ़, कोई दिक्कत किसी को यहाँ पे। चलिए अगला कहता है कि इस नई पद्धति को उसके फ्रांसीसी नामांकन इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, क्या कहा गया था, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, जिसी को शॉर्ट फॉर्म में, देखो सिस्टम का एस ले लिया गया, आई का क्या ले लिया, इंटरनेशनल का, तो शॉर्ट फॉर्म में एस आई कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एसआई। एसआई यूनिट सब तुरंत ना बताए थे, मात्रक ही है एक प्रकार का, इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या कहा जाता है, एसआई कहा जाता है, जो कि सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, यानी वैसा मात्रक जो विदेशों में भी क्या किया जाता है, वही माप चलता है। तो सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट,
ठीक है, इसको एसआई के नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन पूछता है, याद रखिएगा एसआई क्या होता है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा, चलिए हाँ, कुछ एसआई मात्रक है जिसमें देखिए आपको अभी तुरंत बताए थे ना कि 7 गो एसआई मात्रक है, पहले से 6 गो था, एगो भी कौन जोड़ा गया था, मूल। कौन जोड़ा गया था, मूल। तो अभी हम तो सातों को देख लेते हैं। यहाँ पर देखो बाबू, लंबाई का मात्रक क्या होता है बाबू, मीटर। संकेत किससे दिखाते हैं, एम से। तुम लोग देखा होगा सर 20 एम, लंबाई कितना है 20 एम, 20 एम मीटर लिखते हैं ना। तो लंबाई का मात्रक मीटर, लंबाई का मात्रक याद रखिएगा। ये जो है टॉपिक है, ऑब्जेक्टिव में पूछेगा। लंबाई का मात्रक मीटर। अब द्रव्यमान, द्रव्यमान का मतलब वजन। हम बोले थे ना कि साइंस में आपको फिजिक्स में वजन नहीं कहेगा, वो क्या कहता है, द्रव्यमान कहेगा। तो द्रव्यमान का मतलब वजन ही होता है। इसको किसमें मापते हैं, केजी में। क्या चीज में मापते हैं, केजी में, है ना। चलिए अगला, समय। समय को देखिए किसमें मापा जाता है, सेकेंड। तो समय का सही मात्रक सेकेंड। देखिए ये संकेत है, ये मात्रक, इसी को कहते हैं एसआई मात्रक। ठीक है, तो संकेत, ये समय का एसआई मात्रक सेकेंड, समय का एसआई मात्रक सेकेंड। ठीक है, इसके बाद ताप। ताप का मतलब क्या होता है, हीट। हीट को जो मापा जाता है, जैसे देखेंगे गर्म, कोई चीज गर्म है, जैसे लोहा को गर्म में आग में डाल दिए, कितना हीट है, तो किस में मापते हैं, केल्विन में मापा जाता है। किस में मापा जाता है, केल्विन में। तो ताप को किस में मापा जाता है, केल्विन में, जिसको हम लोग के से सूचित करते हैं, सेकंड को एस से। देखिए कितना आसान है, केल्विन का के, को से शुरू हुआ के, सेकंड का तो एस से ही होगा, और किलोग्राम का तो केजी जानबे करते हैं, मीटर का तो एम जानबे करते हैं, है कि नहीं है। चलिए विद्युत धारा, विद्युत धारा जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होता है उसको एम्पियर में मापा जाता है। अब किसमें मापा जाता है, एम्पियर में। तो एम्पियर का मतलब ए, याद रखिएगा ये सब शॉर्ट एसआई मात्रक याद रखिएगा, बहुत पूछता है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर कहेंगे। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। द्रव्यमान का एसआई मात्रक क्या होता है, केजी होता है। समय का एसआई मात्रक क्या होता है, सेकेंड होता है। बात समझ में आ गया। अब ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक क्या होता है, कैंडला होता है। ये भी मापन का है, सीडी याद रखिएगा, सी कौ से के और डी से यहाँ पर कैंडला होगा। ठीक है, तो पदार्थ की मात्रा। अब देखिए मोल बोले थे ना कि एगो और यूनिट जोड़ा गया है, मोल। ये किसकी माप, किसको बताता है, तो पदार्थ की एसआई मात्रा है मोल, एमओएल, मोल। मोल का एमओएल ही याद रखिएगा। क्लियर है यहाँ पर। चलिए, तो यहाँ पर तलीय कोण देखिएगा, तलीय कोण यानी साइन थीटा वगैरह सब याद रखिएगा। एक क्वेश्चन पूछा गया था एग्जाम में, देख लीजिए। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि रेडियन और स्टेरेडियन किसके मात्रक है। देखिए रेडियन स्टेरेडियन है ना, तो रेडियन किसके मात्रक है, तलीय कोण के, और स्टेरेडियन किसके मात्रक है, घन कोण के। तो यहाँ से एक आपका क्वेश्चन और खत्म हो जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया बुक में, तो याद रखिएगा रेडियन किसके मात्रक है, तलीय कोण का, स्टेरेडियन घन कोण का मात्रक है। तो 7 पहले से है, 2 गो और पूरक मूल है, यहाँ पर 9 गो याद रखना आप लोगों को, आसान ही है। चलिए एक बार शुरू मेरे साथ बोलिए। पहला है लंबाई, लंबाई का सही मात्रक, द्रव्यमान का सही मात्रक केजी, है ना, किलोग्राम बोल सकते हैं। ज्योति तीव्रता कैंडला, चलता है रे, क्या बोल रहे हैं रे, ज्योति तीव्रता कैंडला, समय सेकेंड। ठीक है, पदार्थ की मात्रा मोल, पदार्थ की मात्रा मोल, और क्या छूटा, विद्युत धारा एम्पियर। चलिए घन कोण स्टेरेडियन, घन कोण स्टेरेडियन, तलीय कोण रेडियन। तो ये 6 7 8 याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए किसी को कोई दिक्कत, चलिए नेक्स्ट है, आगे देख लेते हैं हम। चलिए बल का, सब कुछ कुछ और भी देख लेते हैं, अब जो उसमें छूटा था उसको भी तो देख लेंगे। बल का ऐसा ही मात्रक बाबू, देखो बल को किसमें मापा जाता है, न्यूटन में मापा जाता है। बल का खोज अगला चैप्टर में पढ़ेंगे। बल 8 में भी आप लोग को पढ़ाए थे ना बल, इसमें तो पढ़ना ही है बल। अब बल इसमें बाबू देखो मैथ है, यहाँ पर बल कैसे निकालेंगे, यहाँ पर मैथ से इसमें क्वेश्चन आएगा, समझ में आ गया। तब बल तो पढ़ेंगे ही आगे, न्यूटन को, है ना, न्यूटन का 3 नियम पढ़ना ही है, समझ में आ गया। न्यूटन का तीनों नियम पे ही हम लोग का पूरा कायम है अभी। अब पूरे तीनों नियम आप लोग कभी कभी महसूस किए होंगे कि हम लोग अचानक से जाते हैं, अगर ट्रेन में बैठे हैं आप लोग इनमें से कोई, ट्रेन में बैठे हो या कोई गाड़ी में ही बैठे हो, तो अचानक गाड़ी रुकती है तो हम लोग आगे की ओर झुक जाते हैं, काहे होता है जी ऐसा। तो यही सब पढ़िएगा, किसके लॉ में, न्यूटन के लॉ में, न्यूटन का तीनों लॉ पढ़िएगा। बात समझ में आ गया। हाँ हाँ, समझ में आ गया। बहुत चीज पढ़ेगा, फिजिक्स फिर मजा आएगा। बस ये कि वो थोड़ा पहले चैप्टर बोरिंग टाइप का है, हमको भी लगा बनाते रहे।
बोरिंग नहीं है, थोड़ा बहुत मजा ही है, लेकिन समझिएगा क्योंकि मात्रक तो समझना होगा। ठीक है, और ज्यादा इसमें कुछ विशेष है नहीं। क्लियर है? तो फिर दू से मजा आएगा, गति फिर शुरू होगा आपका, गति से तो फिर मजा आएगा, गति बल फिर ये सब पढ़ने में मजा आएगा। 10th में और मजा आता है फिजिक्स पढ़ने में। समझ में आ गया? क्योंकि लाइट चैप्टर है, 4 गो चैप्टर प्रकाशे से है, पूरा यहाँ से यहाँ तक प्रकाश दिल्ली है। समझ में आ गया? चलिए, तो बल का एसआई मात्रक क्या होता है बाबू? न्यूटन। बल का एसआई मात्रक न्यूटन। देखो न्यूटन नाम का वैज्ञानिक था, वो अपने बल का खोज किया, वो अपने नाम पे उसका रह गया है न्यूटन। ठीक है, तो इससे एक चीज तो और फायदा है ना, इससे एक भी ये भी याद रह जाएगा कि बल का खोज किसने किया था, बल का थ्योरी किसने दिया था? न्यूटन। तब बल को किसमें मापा जाता है? शॉर्ट फॉर्म एन, शॉर्ट फॉर्म एन। चलिए अगला है ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल। ऊर्जा को किसमें मापा जाता है? जूल। आप कहते हैं ना कि तुम्हारे अंदर कितना ऊर्जा है, ऊर्जा का मतलब होता है पोटेंशियल पावर, तो ऊर्जा को किसमें मापा जाता है? जूल। शॉर्ट फॉर्म जे। दाब का एसआई मात्रक, तो देखिए दाब का एसआई मात्रक होता है न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, है ना, न्यूटन प्रति, है ना, वर्ग मीटर। वर्ग मीटर का वर्ग का मतलब स्क्वायर, हिंदी में वर्ग कहते हैं एम, तो याद रखिएगा एन एम, है ना, एन प्रति एम मीटर स्क्वायर, इसको कहते हैं न्यूटन प्रति वर्ग मीटर स्क्वायर। दाब का ऐसा ही मात्रक न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर एन एम स्क्वायर, याद रखिएगा न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। दाब का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। बल का ऐसा ही मात्रक, वाह, इधर कह रहा है न्यूटन, सिर्फ न्यूटन, क्या है? न्यूटन। और ऊर्जा का सही मात्रक जूल। चलिए अगला, अब देखो कहता है कि इसे हम पास्कल के संकेत में भी कहते हैं। अतः पास्कल देखो एक पास्कल बराबर कितना होता है? 1 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। इसे पास्कल भी कहते हैं, पास्कल में भी मापा जाता है, याद रखिएगा दाब को पास्कल में भी मापा जाता है, कभी कभी पूछ देता है। चलिए अगला, उष्मा और ताप का अभी तुरंत बताए थे, उष्मा हीट का बताइए, हीट का सही मात्रा क्या होगा? अरे अभी तुरंत ने बताया, ताप का सही मात्रा केल्विन रहेगा, धाकाई का नहीं बताया केल्विन, देखो के। उस ताप का अभी अगला अब बताए थे ना, अभी ताप का, ताप और उष्मा का सही मात्रा क्या होगा? केल्विन। ताप और उष्मा का सही मात्रा शॉर्ट फॉर्म के, शॉर्ट फॉर्म के। 0 डिग्री सेल्सियस, देखो 0 डिग्री सेल्सियस बराबर कितना होता है बाबू? 273 के, याद रखिएगा भी आई है क्योंकि इससे आपका मैथ बनाने देंगे फिजिक्स में, कल ले तो बढ़ाएंगे मैथ। समझ में आ गया? तो 0 डिग्री सेल्सियस बराबर कितना के? तो 273 के, याद रखिएगा। सेल्सियस से केल्विन में बदले, केल्विन से सेल्सियस में बदले, देंगे बनाने के लिए यहाँ पर। चलिए याद रखिएगा। और 100 डिग्री सेल्सियस बराबर 373 केल्विन होता है। चलिए किसी को कोई दिक्कत? तो ये था आपका बाबू कुछ कुछ जो राशियां थी और उसके मात्रक थे, जिसको हमने जान लिया, इसको याद रखना जरूरी है। बाकी और इसमें विशेष कुछ भी नहीं है।